तो जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? वही दूर दूर तक फैला, असीम और शांत सा दिखने वाला विशाल रेगिस्तान, राइट? लेकिन इस रेती के हर एक कण में एक ऐसी आवाज छिपी है, मध्ययुगीन योद्धाओं के संघर्ष की एक ऐसी आवाज जिसने पूरे इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे इतिहास की गहराई में उतरेंगे और राजस्थान की रेत में बसी उसी अदम्य साहस की महागाथा का विश्लेषण करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जरा कर्नल जेम्स टॉड की इस बहुत ही मशहूर तुलना पर ध्यान दीजिए। उन्होंने राजस्थान के इस इतिहास को सीधे प्राचीन यूनान के उस महाकाव्य से जोड़ दिया जहां मुट्ठी भर योद्धाओं ने विशाल सेनाओं का डटकर सामना किया था। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां का शायद ही कोई राज्य या नगर ऐसा हो जिसकी अपनी कोई शौर्य गाथा या अपना खुद का कोई लियोनिडास ना रहा हो। यह इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि हम जिस इतिहास को खंगालने जा रहे हैं उसका पैमाना दरअसल कितना विशाल और महाकाव्यक है। अब इस पूरे वृत्तांत को हवा में नहीं बल्कि एक ठोस आधार पर रखने के लिए हम सीधे अपने प्राथमिक स्रोत का सहारा ले रहे हैं। ये बाबूलाल पानगड़िया जी द्वारा लिखित राजस्थान का इतिहास के अंश हैं। यहीं से हमें इस क्षेत्र की भौगोलिक और ऐतिहासिक संरचना का इतना विस्तृत और प्रामाणिक विवरण मिलता है। एक तरह से ये हमारे आज के विश्लेषण की पूरी नींव है। एक सेकंड के लिए इस विशाल भौगोलिक मंच के आंकड़ों पर गौर करते हैं। करीब 3.69 लाख वर्ग किलोमीटर का विशाल क्षेत्रफल और इस पूरे भूभाग को बीचों बीच से 2 भागों में चीरती हुई अरावली पर्वत श्रृंखला। आज के समय में जहां 42,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी पक्की सड़कें मौजूद हैं, जरा कल्पना कीजिए उस दौर की। सदियों पहले बिना किसी सड़क के इन ऊबड़ खाबड़ रेगिस्तानों और अरावली की घाटियों में युद्ध लड़ना, अपनी फौजें आगे बढ़ाना, ये कितना खौफनाक और चुनौतीपूर्ण रहा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, राजपूत विरासत का दस्तावेजीकरण। इतने विशाल इतिहास को सहेजना वाकई कोई आसान काम नहीं था। ये एक बहुत लंबा सफर रहा है। 1670 में मुहणोत नैन्सी की पुरानी ख्यात और जनश्रुतियों से इसकी शुरुआत हुई। फिर 1829 में कर्नल टॉड के प्रयास सामने आए और उसके बाद 1924 में गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने ऐतिहासिक भूलों को सुधारकर इसे एक विशुद्ध इतिहास का रूप दिया। ये कई पीढ़ियों की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आज हम इस निष्पक्ष इतिहास को समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहलू भी है, एक तरह का ऐतिहासिक पूर्वाग्रह जिसे इस स्रोत के लेखक ने प्रमुखता से उठाया है। अक्सर देखा गया है कि जिन राजाओं ने साम्राज्यों जैसे कि मुगलों या अंग्रेजों के सामने समर्पित होने का रास्ता चुना, उन्हें इतिहास में कई बार बुद्धिमान या नीतिज्ञ का तमगा दे दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने भारी जोखिम उठाकर आखिरी सांस तक कड़ी टक्कर दी, उन्हें कई बार मूर्ख या अदूरदर्शी बता दिया गया। खैर, हमारा मकसद यहाँ किसी भी पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि सिर्फ इस वास्तविकता को समझना है कि इस इतिहास को किस नजरिए से लिखा गया। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर, सदियों का संघर्ष। एक ऐसा दौर जो पूरी तरह से तलवारों और जज्बे से लिखा गया। ये दौर अस्तित्व को बचाए रखने के निरंतर संघर्ष का था। 1234 में रावल चैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को धूल चटाई। फिर 1303 का साल आया जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद 1527 में बाबर के खिलाफ लड़ा गया वो ऐतिहासिक खानवा का युद्ध। मतलब राजपूत राज्यों को अपना वजूद बचाए रखने के लिए ऐसे ही भारी और निर्णायक युद्धों की आग से लगातार गुजरना पड़ता था। ये कोई आम झड़पें नहीं थीं, ये सब कुछ दांव पर लगा देने वाले मुकाबले थे। और इन्हीं सब बड़े युद्धों के शोर के बीच सामने आता है हमारा तीसरा हिस्सा, राठौड़ वंश का उदय। इन विशाल युद्धों के बीच एक बात पर गौर कीजिए। राठौड़ों ने जहां अपनी जड़ें जमाईं, जोधपुर और बीकानेर के आसपास, वो कोई हरा भरा या उपजाऊ मैदान नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये थार रेगिस्तान का वो कठोर, वो रूखा हिस्सा था जहां पानी और संसाधनों की हमेशा भारी किल्लत रहती थी। लेकिन सोचिए, इन योद्धाओं ने इसी बंजर सूखी जमीन पर अपने अदम्य साहस के दम पर एक पूरी की पूरी विशाल सत्ता की नींव रख दी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस कठिन और संघर्ष भरी शुरुआत का एक बेहद अहम चेहरा थे राव आस्थान। ये राठौड़ वंश के दूसरे राव थे जिन्होंने 1273 से 1291 तक शासन किया। उन्होंने दरअसल गुहिलोतों से खेड़ का क्षेत्र जीतकर वो मजबूत शुरुआती आधार तैयार किया था। यही वो कदम था जिस पर आगे चलकर उनके वंशजों ने एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। अब देखिए, ये दौर दरअसल कितना उथल पुथल भरा और हिंसक था।
कड़ी दर कड़ी इसे समझते हैं। राव आस्थान ने खेड़ जीता, बढ़िया, लेकिन 1291 में जलालुद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वे वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके बाद उनके बेटे राव दूहड़ ने गद्दी संभाली और उन्होंने आते ही बेहद आक्रामक तरीके से मंडौर पर कब्जा कर लिया। लेकिन उनका शासन भी बहुत लंबा नहीं चल सका। 1309 की एक सैन्य झड़प में वे भी मारे गए। इनका शासनकाल भले ही वक्त के हिसाब से छोटा रहा हो, पर इसका असर बहुत ही गहरा और दूरगामी था। तो चलिए थोड़ा और करीब से देखते हैं राव दूहड़ के इस विस्तार को। 140। ध्यान दीजिएगा, ये केवल एक रैंडम नंबर नहीं है। ये उन गांवों की विशाल संख्या है जिन्हें राव दूहड़ ने जीतकर सीधे अपनी रियासत में मिला लिया था। पाली और खेड़ जैसे क्षेत्रों से शासन करते हुए इतने कम वक्त में इतनी बड़ी विजय हासिल करना, ये उनकी बेजोड़ सैन्य क्षमता और आक्रामकता को साफ तौर पर दर्शाता है। वैसे उनका पूरा जीवन युद्धों और झड़पों से भरा था, पर दूहड़ की विरासत सिर्फ तलवारों और खून खराबे तक सीमित नहीं थी। नागाणा गांव में उनके द्वारा बनवाया गया नागणेचिया मां का मंदिर इस बात का पक्का प्रमाण है कि उस वक्त लगातार होने वाले रक्तपात के बीच भी धर्म और आस्था के प्रतीकों का निर्माण चल रहा था। ये उनकी विरासत का एक बहुत ही शांत लेकिन मजबूत हिस्सा है। और फिर आता है मंडौर का वो खूनी संघर्ष। ये उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक तरफ थे मंडौर के मूल शासक परिहार राजपूत और दूसरी तरफ थे राव दूहड़। दूहड़ ने मंडौर पर कब्जा तो कर लिया, पर परिहारों ने उसे जल्दी ही वापस छीन लिया। और जब दूहड़ ने फिर से पलटवार करने की कोशिश की तो उसी झड़प में उनकी जान चली गई। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में सत्ता और जमीन जीतना कितना क्षणिक और जानलेवा होता था, ये घटना उस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। तो ये पूरी गाथा हमें एक बहुत ही गहरे सोचने वाले पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देती है। जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ 13वीं शताब्दी का वो जमीनी रक्तपात है जहां राव आस्थान और दूहड़ जैसे शुरुआती शासकों ने मुट्ठी भर गांवों के खातिर अपने प्राण गंवा दिए, और दूसरी तरफ ठीक 500 साल बाद वही रियासतें विशाल ब्रिटिश साम्राज्य के साथ कागजों पर बड़ी बड़ी कूटनीतिक संधियां कर रही थीं। इन शुरुआती छोटे और बेहद हिंसक संघर्षों ने आखिर भविष्य के उस विशाल भू राजनीतिक परिदृश्य की नींव कैसे रखी? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।